स्वर्गीय शिक्षिका मां का सपना हुआ पूरा। 1-2 नहीं, लगातार 3 बार बीपीएससी पास कर रानीगंज की अनुप्रिया बनी स्टेट टैक्स कमिश्नर। ब्यूरो रिपोर्ट संवाददाता न्यूज रानीगंज अर्रिया। कहते हैं कि जब इरादे फौलादी हों तो विपरीत परिस्थितियां भी रास्ता छोड़ देती हैं। कुछ ऐसा ही बेमिसाल कारनामा कर दिखाया है अर्रिया जिले के रानीगंज की बेटी अनुप्रिया आनंद ने। अनुप्रिया ने कोई 1 या 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 3 बार बीपीएससी परीक्षा पास कर कामयाबी की एक ऐसी अनोखी हैट्रिक लगाई है, जिसने पूरे इलाके को गौरवान्वित कर दिया है। 70वीं बीपीएससी परीक्षा में सफलता का परचम लहराकर वे अब स्टेट टैक्स कमिश्नर बन गई हैं। स्वर्गीय मां के अधूरे सपने को किया पूरा। अनुप्रिया की यह सफलता जितनी शानदार है, इसके पीछे का संघर्ष उतना ही भावुक करने वाला है। अनुप्रिया की माता स्वर्गीय आरती देवी खुद एक शिक्षिका थी, जिनका कुछ वर्ष पूर्व समय निधन हो गया था। मां के जाने के बाद घर में दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन अनुप्रिया ने अपनी मां के शिक्षा के संकल्प को टूटने नहीं दिया। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी अनुप्रिया ने अपने पिता शिवानंद चौधरी के साए और मार्गदर्शन में अपनी लड़ाई जारी रखी। जवाहर नवोदय विद्यालय अर्रिया से शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। पद दर पद बढ़ती गईं आगे, बनाई अनोखी हैट्रिक। अनुप्रिया की लगन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे एक बार सरकारी नौकरी मिलने के बाद रुकी नहीं, बल्कि लगातार अपने लक्ष्य को और बड़ा करती गईं। साल 2023 67वीं बीपीएससी पहली बार में परीक्षा क्रैक कर अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बनी। साल 2024 68वीं बीपीएससी दोबारा परीक्षा पास की और बीपीआरओ का पद हासिल किया। साल 2026 70वीं बीपीएससी और अब तीसरी बार में सीधे स्टेट टैक्स कमिश्नर बनकर अपनी कामयाबी पर सबसे बड़ा ठप्पा लगा दिया। पूरा परिवार है शिक्षा को समर्पित। आपको बता दें कि अनुप्रिया का पूरा परिवार ही प्रतिभा का धनी है। जहां मां शिक्षिका थी, वहीं उनके भाई आलोक इंजीनियर हैं, एक बहन निधि डेटा साइंटिस्ट हैं और दूसरी बहन अंशु आनंद प्रधानाध्यापक के रूप में शिक्षा की अलख जगा रही हैं। अनुप्रिया ने अपनी इस ऐतिहासिक कामयाबी का पूरा श्रेय अपने पिता के त्याग और संघर्षों को दिया है। रानीगंज की इस बेटी की सुपर हैट्रिक ने ये साबित कर दिया है कि अगर हौसलों में उड़ान हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। संवाददाता न्यूज की तरफ से अनुप्रिया आनंद और उनके पूरे परिवार को इस ऐतिहासिक कामयाबी पर सलाम और ढेरों बधाई। लगातार तीसरी बार बीपीएससी एग्जाम क्रैक किए हैं, तो इंस्पिरेशन किसे मानते हैं अपना? इंस्पिरेशन तो पहले मेरे माता पिता हैं, और उसके बाद जैसे कि मेरी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया में हुई है, तो वहाँ के जो संचालक में जो है डीएम सर का अहम योगदान होता है। तो उनका जो आना जाना हमारे स्कूल में लगा रहता था, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि सिविल सर्विसेज में मुझे जाना है। तो आगे क्या टारगेट है? यूपीएससी क्रैक करना है या फिर बीपीएससी तक ही कंप्लीट कर लेना है? हाँ, जैसे कि मेरे फैमिली वाले और जो हमारे समाज के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारे समाज से एक बच्ची जो है यूपीएससी क्लियर करे, क्योंकि अभी महिला में जो है अभी हमारे रानीगंज से कोई लड़कियां निकली नहीं है यूपीएससी में। तो मेरी भी इच्छा है कि बीपीएससी के बाद अगला मेरा टारगेट यूपीएससी होगा। एक बार अपना जो है पढ़ाई लिखाई का जो है थोड़ा अनुभव बताइए। कहाँ से, जैसे आप बताइए मैट्रिक आपने उद्देश्य किए हैं, जी। फिर आगे पढ़ाई? आगे की मेरी पढ़ाई जो ग्रेजुएशन है, मास्टर है, दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है, जो कि किरोड़ीमल कॉलेज है, वहीं से हुई है। और उसके बाद मैंने पीएचडी के लिए भी ट्राई किया था, जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से है, और अभी मेरा वो पीएचडी का डिग्री भी कंप्लीट होने को है। और साथ ही साथ अभी अनुमंडल कल्याण के रूप में पूर्णिया जिला में मेरी पोस्टिंग है, और अभी बीपीएससी 70वीं में मेरा असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर के रूप में सिलेक्शन हुआ है। कौन सा रैंक है? 500 प्लस रैंक है मेरा, जो कि 561 एग्जैक्ट ओवरऑल रैंक ना? जी जी। अच्छा, पहली बार तो क्रैक किए थे, कौन सा विभाग मिला था? पहली बार मेरा सिलेक्शन 67वीं बीपीएससी में हुआ, जिसमें मेरा पोस्ट का नाम था अनुमंडल पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन 68वीं बीपीएससी में हुआ, और उसमें मुझे जो है बीपीआरओ का पोस्ट मिला, जिसमें मेरी पोस्टिंग बरहारा कोठी थी। और इसके बाद जो है 70वीं बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ, और जिसमें आप लोग वाकिफ़ हैं कि जिसमें मुझे बिहार फाइनेंशियल सर्विस मिला। अरे एक तो आप बहुत अच्छा बात बताए कि 3 बार आपने बीपीएससी क्रैक किया। थोड़ा वो मंत्र बताइए जिसके कारण आप एक जैसे फर्स्ट बार क्रैक किया बीपीएससी, आपको पोस्ट मिल गया कल्याण पदाधिकारी का,
फिर आप जॉब में रहते हुए आगे पढ़ाई जी। किए, उसके लिए आप जॉब और पढ़ाई दोनों को किस तरह आप तालमेल लेकर के आगे बढ़े, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि आपसे जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उसे अनुभव मिलेगा, उसे प्रेरणा मिलेगा। हाँ, जैसा कि बिगनर बच्चे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा हम लोगों से डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि पहले ही मेरा बेस बना हुआ था। तो जॉब में आने के बाद मेरा बेस बना होने के साथ-साथ मुझे जानकारी थी कि किस तरह से प्रिपरेशन करना है, किन चीज़ों को पढ़ना है, किन नोट्स को पढ़ना है, कितना जो है सतत समय मुझे देना है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होने के कारण मैंने जॉब के साथ-साथ इस तो रैंक पढ़ाई आप जो है जैसे सर्विस पीरियड में जो आपका टाइमिंग होता था, ड्यूटी जी, आवर जी। होता, उसके बाद आप पढ़ाई कैसे करते थे? घर में करते थे या कोचिंग लेते या ऑनलाइन करते थे? उसमें तो मेरे पास सिर्फ ऑनलाइन ऑप्शंस था और मेरे पुराने नोट्स जितने भी हैं उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। साथ के साथ कुछ यूट्यूब चैनल जो सिलेक्टेड हैं उसका मैंने उपयोग किया था। और कौन सा कुछ यूट्यूब चैनल का नाम बताइए? एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते। और विभिन्न प्रकार के चैनल को हाँ आपने हाँ देखा, हाँ, बहुत सारे। तो वो पेड चैनल थे कि अनपेड थे? अनपेड अनपेड। मतलब आप अनपेड से नॉलेज लिए? जी जी जी। अच्छा, कोई ज़रूरत नहीं, सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी ही है? नहीं नहीं। और जैसे कि बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका डिमांड क्या है, और जो कि जिसकी जानकारी उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगी। जो बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बारीकी से देख लिया, उसके बारे में नॉलेज गेन कर लिया, उसके थीम को जान लिया, वो बच्चा इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकता है। और बार बार बहुत सारे टॉपर्स के द्वारा ये चीज़ें कही जाती है कि जैसे उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको नोट्स जो हैं, आपको एक सिंक्रोनाइज नोट्स, ये नहीं कि आज ये बुक पढ़ ली कल वो बुक पढ़ ली, ये चीज़ें बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो उनको नए जो बिगनर बच्चे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। साथ ही साथ राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि अभी बीपीएससी का पैटर्न कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है, खास करके मेंस का। तो जब तक वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल नहीं लिख पाते। तो ये चीज़ है कि उनको राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। तो मेरी तरफ से तो यही सुझाव है। बाकी जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पे इतनी सारी जानकारियाँ हैं, तो बच्चे बिना कोचिंग के भी क्रैक कर सकते हैं। अब सर फैमिली बैकग्राउंड से थोड़ा कुछ सवाल है। आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं कुल? मेरे फैमिली में तो अभी मेरे 4 भाई बहन हैं और एक मेरे पिताजी हैं, और चारों भाई बहन में 3 की शादी हो गई, तो उनके स्पाउस और तो बच्चे। आपकी सफलता में जो है आपके माता पिता जो आपके भाई और फैमिली बैकग्राउंड का कितना रोल रहा है इसमें? बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मेरी मदर तो अभी रही नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान मेरी माँ का है। और साथ के साथ मेरे पिताजी जो अभी हैं, और इनका तो बहुत बड़ा है। जैसे कि मेरे साथ ऐसा नहीं है कि सडनली सफलता मुझे मिली है ना। पहली बार मेरा 62वीं में सफलता मिला मुझे, पीटी में, मेंस में, और इंटरव्यू तक मेरा सफ़र रहा। लेकिन वहाँ पे मेरा 1 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रुका, और उसके बाद जो है मेरा मनोबल बहुत बुरी तरीके से टूटा था। फिर लेकिन सतत मेरे पिताजी के सपोर्ट से कंटिन्यूसली मैंने एग्ज़ाम दिया, और देते उसके बाद 67 में फाइनली अंतिम रूप से मेरी सफलता मिली। और वहाँ से जो सफलता मुझे मिली, उसके बाद फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इंटरव्यू का वो सवाल जो आपसे किया गया था, कुछ याद है तो बताइए। इंटरव्यू तो पर्सनालिटी टेस्ट कुछ है, ऐसा वहाँ नहीं, पे कुछ ऐसा सवाल जो कि जो सवाल बच्चों के लिए भी उपयोगी हो, जो आपसे पूछा गया। मेरे से जितने भी सवाल किए गए वो फैक्ट बेसिस पे थे। जैसे कि उस समय जो सिनेरियो चल रहा था, जैसे कि राज्यपाल से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है साउथ इंडिया में, तो उनके द्वारा क्यों उस इश्यू को उठाया जा रहा है, तो इन तरह के सवाल पूछे गए थे। साथ ही साथ मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस से पूरी तरह से सवाल थे। तो इसलिए मेरे द्वारा एक सलाह है बच्चों को, जो भी इंटरव्यू फेस करने जाएंगे फ्यूचर, क्योंकि 72वीं यूपीएससी अभी रिसेंटली होने वाला है, तो वो अपने जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उस पर कमांड जरूर करें ना, और कॉन्फिडेंस। बीपीएससी में मेन सब्जेक्ट आपका कौन था? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस। हाँ, ऑप्शनल था। हालांकि अभी ऑप्शनल जो है अब इसका मार्क्स टूटता नहीं है पहले, लेकिन 67वीं यूपीएससी में मेरा रैंक पीछे आने का एक बहुत बड़ा रीज़न था कि पॉलिटिकल साइंस में मेरे को मिला नहीं मार्क्स, क्योंकि थोड़ा टफ सब्जेक्ट। अब कुछ रुचिकर सवाल है। जी। अभी तक आप अनमैरिड हैं?
जी अब तीन बार आप बीपीएससी क्रैक करके अब फिर मुकाम हासिल कर लिए, अब आगे क्या इरादा है? आगे जैसा कि आपने पूछा कि अब सबसे बड़ी ये जो सर्विस है यूपीएससी, मेरा भी सपना है और साथ ही साथ फैमिली, पूरा फोकस हाँ, करियर पे ही। करियर पे है। करियर पे है। कुछ आपको जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उसके लिए कुछ आदर्श वाक्य, कुछ आदर्श प्रेरणा जो आप देना चाहेंगे? हरिवंश राय बच्चन की एक कविता जिसकी कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार। बहुत सभी धन्यवाद। को परिचय यही शुभकामनाएं हैं कि पढ़े लिखे और आगे बढ़े और हमारे समाज का नाम रोशन करें। एक बार पूरा परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम अनुप्रिया आनंद है और मेरी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया से हुई है, ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से। और मेरे पिताजी का नाम श्री शिवानंद चौधरी है, माँ का नाम स्वर्गीय आरती देवी और मैं रानीगंज के कलावती नगर की निवासी हूँ। साथ ही साथ मैं अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के रूप में पूर्णिया में पोस्टिंग है। अभी कहाँ पोस्टिंग मिला है? अभी जो सफलता 70वीं में मिली है इसमें अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ की पोस्टिंग मुझे मिलेगी। फर्दर जैसे ही जानकारी आती है तो बताया जाएगा। संवादिया न्यूज टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और आपके भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बाबा, तीसरी बार जो है आपकी पुत्री बीपीएससी क्रैक करके फिर इनकम टैक्स अफसर बनी है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो गर्व हो रहा है, मैं आनंद में विभोर हूँ। जब सफलता आती है मनुष्य को एक अजीब सा आनंद आता है जिसकी प्रकाष्ठा नहीं, ये स्वाभाविक है। मैं इतना आह्लादित हूँ, इतना खुश हूँ। मैं सोचता हूँ कि जितने संसार में हमारे जैसे पिता हैं उनका भी ऐसे ही सफलता मिले, हर भाई को इस सही मुकाम पर आने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जितना मैं आज आह्लादित हूँ अपने बच्चे से, सभी गार्जियन जितने भी पिता हैं संसार में, चाहे छोटे हो बड़े हैं, सबको यही मिले और सबको इसी तरह की खुशियाँ बसे। सबके बेटी जो है, सभी की बेटियाँ इस मुकाम को चूमे, मैं इसी कामना के साथ। बेटी की बात किए आप, सबकी बेटी का, तो लोग तो बेटा पर बहुत सारे पैसा खर्च कर देते हैं, जमीन जगह बेच के भी लगा देते हैं, लेकिन बेटी पर जो है लगाना और इन्वेस्ट करना, जो उसको पढ़ाई में जो इन्वेस्ट करना, परहेज करते हैं, बचते हैं। ऐसे गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे जब आपकी बेटी जो है इस मुकाम को हासिल की है और बेटी का सवाल आप किए हैं, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बेटा बेटी के पीछे जो खासकर बेटी के पीछे इन्वेस्ट करने से बचते हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? उसको यही संदेश देते हैं कि ये बेटियां जो है दुनिया में सबसे जितना कॉपरेशन बेटियां करती है, जितना ऊंचाई पर बेटियां ले जाता है बेटा नहीं ले जाता। बेटियां हमेशा डिसिप्लिन में रहती है, लेकिन बेटा कभी भी डिसिप्लिन में नहीं रहता। माँ बाप की इज्जत, सारे संसार का इज्जत अगर तवज्जो देता है तो वो बेटियां ही देती हैं। लेकिन आज ऐसी परंपराएं बन गई है तो उन्हीं के साथ अन्याय हो रहा है। स्त्री को कभी प्रिफरेंस लोग नहीं दे रहा है, ये जाहिल समाज है। जिसको देना चाहिए अभी तक उसको नहीं मिला है। हम इतिहास पढ़े हैं, उसमें भी देखे कि एक माता कई पुरुष से होते थे, वो उसको इस्तेमाल करना जाना लेकिन उसकी परवरिश नहीं करता था, उसके बच्चों को अपने बाप का पहचान भी नहीं मिलता था। ये वैदिक युग की बात है, आज से 7-15-16 हज़ार साल पहले की बात है। लेकिन आज धीरे धीरे मानवता बहुत विकास कर चुका है, लेकिन जो हमारे तरह गार्जियन जो अभी इसकी बहुत कमी है, वो यह नहीं सोच रहा है कि स्त्री की क्या मर्यादा है दुनिया में। अगर स्त्री की मर्यादा ना हो ये दुनिया बचने वाला नहीं है। इसका ओरिजिन है, मदर जो है वो उसका सारी चीज़ का संरक्षण वो करती है, सारी कष्ट बाधाएं वो सहती है। मर्द उस पर उसका शोषण करता है, पुरुष उसका शोषण करता है। तो मैं पुरुष को ये संदेश देता हूँ, ये उनके साथ अन्याय है। उनको अगर जब तक नहीं बनाएंगे तो दुनिया नहीं बन सकता। माँ अगर जिस घर में है, अगर मातृभूमि नहीं है तो देश कैसा? अगर माँ की इज्जत न करें, मातृभूमि का सेवन न करें, माँ की तवज्जो इज्जत न दें, तो वो मनुष्य के रूप में वो सबसे बड़ा महामूर्ख है। इसलिए मैं दुनिया के संदेश देना चाहता हूँ कि नारी दुनिया का भगवान है,
अगर उसका कुछ भी हम अगर कहें तो मेरे दिल में वो मेरे आ, न- मेरी उसके लिए बोलने के मेरे दिल में कोई औकात वजूद भी नहीं है मेरे पास, उनका वर्णन नहीं कर सकता। एक सवाल और है, आप माँ का शब्द लाए, जैसा कि आपकी पुत्री ने बताया कि आपकी पत्नी पहले ही गुजर चुकी है, तो एक माँ की अनुपस्थिति में आप पिता होकर के माँ और पिता दोनों का रोल निभाए, इसमें आपको कितना किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ा, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? समाज की तरफ से बहुत सारा दबाव भी होगा, लेकिन आपने माँ और पिता दोनों को रोल निभाया, किस तरह ये सब किए देखिए, बताइए। हमारे जीवन साथी में हमारी जो पत्नी थी, वो जब मैं आपको इतना तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि वो मेरा प्रेरणा थी। आज तक मेरी बच्ची यहाँ आई है, उसमें सारा योगदान मेरी पत्नी इनकी माँ का है। और माँ जितनी शिक्षित थी, आज जो आप रूप देख रहे हैं, जो बच्ची हमारे सामने खड़ी है, वो इसकी माँ का है। मैं तो एक मोहरा बना हुआ। उन्होंने जो योगदान दिया, जो वो हिम्मत दिया, वो जो पढ़ाया, वो सारा जो प्रेरणा है, सारी चीज़ वो हर जगह वो हमसे आगे रही। इसलिए मैंने अपना ज़मीन देकर के उसमें एक समाधि तक बना रखा, रोज़ मैं उससे दर्शन करता। मैं पहला व्यक्ति हूँ कि जो स्त्री का शाम सुबह दर्शन करना और उससे प्रेरणा लेना, वो भगवती थी। उनको मैं कभी वही दर्जा दिया जो एक भगवान को दिया जाता है कि स्त्री भी एक स्त्री इतना प्रभावित कर सकता है एक पुरुष को, वो एक अजीब सी नारी थी। आज जो ये सफलता देख रहे हैं, वह इनकी मदद, जिनका नाम था आरती। मैं कहता था बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा, बोले कि तुम मत सोचो, पैसा आए थे ब्याज लेकर के बच्चे को पढ़ाए। हम कहते थे कोई सब चीज़ बिक जाएगा, हम क्या करेंगे, आप मत कीजिए, आप पढ़ाते हैं ना, देखिए हमारा बच्चा पंचम पर जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। उनका आज सक्सेस सब मिल रहा है कि आप जैसे महाबूती हमारे पास आज इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। ये सारी ये नारियों का संदेश है कि नारी कितना सेक्रीफाइस करती है, कितनी त्याग करती है, लेकिन ये नासमझ पुरुष समाज का अभी उसको कोई इज्जत नहीं देता है, उसको शोषण करता है। मैं उसको संदेश देता हूँ कि ये शोषण करने की चीज़ नहीं है, ये उनके अनुरूप चलने की है। स्त्री अगर महान होगी तो देश हमारा महान होगा। और ये संदेश मेरा जा रहा है कि ये आप उनकी बात मानिए, उनका कभी भी उनका अवहेलना मत कीजिए। सजेशन देता, जब तक आप दो चक्का नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो पुरुष और स्त्री दोनों को तालमेल करके ही समाज, सोसाइटी, शिक्षा, सारी चीज़ की योगदान जो है तो वो स्त्री और पुरुष के मिलान के बाद ही हो सकता है। अकेला कभी भी कोई गाड़ी आज तक नहीं चला है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके अनुपस्थिति में उनकी प्रेरणा पर आप चले, प्रेरणा है, वो चली भी गई लेकिन वो प्रेरणा मेरा जिंदा है। जो प्रेरणा आपकी स्वर्गवासी पत्नी थी, उसी प्रेरणा को फॉलो करके आप आगे बढ़े। आगे बढ़े तो इतना दूर आए हैं। अब एक सामाजिक सवाल है, तो हर माता पिता का सपना होता है कि बेटा हो या बेटी हो कोई मुकाम का हासिल कर लिया तो उसके घर परिवार प्रसाद या हाथ खिला करते हैं। इस और आपकी क्या इच्छा है कि बच्चे आपकी बेटी की जैसे इच्छा है कि फिर हम यूपीएससी क्रैक करें, और आप क्या चाहते हैं कि घर परिवार बसा दिया जाए, फिर इसकी इच्छा का सम्मान किया जाए? हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची जितना पढ़े उसमें मैं अपना जान तक लगाने के तैयार। कभी भी हमने सब बेटियों को मैं संदेश देता हूँ, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। और राजा पूजते स्वदेशे विद्वान सर्वत्र पूजते। अगर राजा है तो उसको देश में ही पूजा होती है, लेकिन विद्वान को सब जगह पूजा होती है। आज स्टालिन है, हॉब्स है, लॉक्स है, हमारे और भी जो विद्वान है उनका नाम लोग बोल चुकता है। महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू हैं, हमारे देश में हमारे एपीजे कलाम हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद है, अरविंद घोष है, कितना नाम बताऊं। ये सब हमारे दुनिया के लिए एक मिसाल है। मतलब कहने में तब तक अभी पैर में कोई बेड़ियाँ नहीं बांध रही है, जहाँ तक वो जा एकदम सके पकड़ना वहाँ है। तक आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, सपोर्ट करेगा, अंतिम तक सपोर्ट करेगा। जब उनका कहना होगा अब हम रुक जाएंगे, अपनी ही बेटी को नहीं, सारी बेटियों को मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ उनके गार्जियन से, उनके माता पिता से, बेटी को कभी पढ़ने से मत रोकिए आप। बच्ची को विकास करने के लिए एक जरा सा भी कोई दकियानुसी, किसी तरह की ये जो ऑर्थोडॉक्स जो कानूनी है, पर्दा लेना है, ये लेना है, बुर्का लेना है, या और संस्थाओं में बहुत तरह के हैं जो बेटियों को बहुत सारे बंधन दिए हैं। कहते कि ना कि इसको फ्री करो, आज़ादी, एकदम आज़ादी दो।
लेकिन हम बेटियों को भी देते हैं कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी कुछ अपना ऐसा काम कर लो जैसे कि समाज को कुंठित न करो। तुमको आज़ादी भी स्त्रियों को भी कहते हैं कि बेटियों मर्यादा में रहते हुए। मर्यादा में रहते हैं कि तुम मुकाम पे जाओ और ऐसा पहचान बनाओ कि दुनिया तुमको देखे। कर्म ऐसा करो कि जो दुनिया देखे। कबीर ने कहा था कि जब जन्म लिए तब रोए, सब रोए, और जब जाने लगे तो सब रोए। तो जाने लगे जब जाते हैं लोग तो सब रोए उसके कर्म को देख करके। ऐसा महान व्यक्तित्व बनना चाहिए। सबके आंसू जब तक नहीं गिरा तब वह कोई महान नहीं बना। अब लास्ट सवाल, कुछ संदेश समाज के लोगों के लिए? मैं यही कहूँगा कि बेटियों को सबसे ज़्यादा इज्जत देना चाहिए, उसको मनोबल ऊपर करना चाहिए। बेटियों को भी करना चाहिए, बेटों को भी करना चाहिए। जब तक दोनों को समानता नहीं रखेंगे तो ये समाज चलने वाला नहीं है। बेटियों को भी बनाना पड़ेगा और बेटों को भी बनाना पड़ेगा। लोग बेटियों को नहीं बनाएगा तो एक चक्का से गाड़ी नहीं चलता है। जब तक चलेगा तो दोनों पहिया से ही गाड़ी चलता है। इस समाज का ये दोनों ही पहिया है, चक्र है, चक्का है, और इसी पर समाज अवस्थित है। यही आगे की ओर ले जाता है। इसका मंजिल बहुत दूर है। जहाँ से आए हैं वहाँ जाना है, जहाँ से उद्गम हुआ वहीं जा रहा है। मनुष्य इस विकास के क्रम में, जीव के क्रम में ये मनुष्य सबसे अंतिम प्राणी है। 99 पे खड़ा है। यहाँ पर एक घड़ी में, वाल घड़ी में पेंडुलम होता है। पेंडुलम में क्या होता है, बराबर इधर उधर टक टक करता रहता है। मानव जो है ये पेंडुलम पे खड़ा है 99 पर, क्योंकि अनंत से आया है, अनंत की ओर जाना चाहता है, इसलिए अनंत की ओर भाग रहा है। वांट्स आर अनलिमिटेड ने कहा है, आवश्यकता है अनंत है। अनंत इसलिए है कि उसको अनंत से आया है तो उसका कैरेक्टर अनंत है। और इधर जगत जो है, संसार, ये इसको पीछे खींच रहा है, क्योंकि उससे जीरो से स्टार्ट होकर यहाँ आया। उनका कहीं जीवों में, पहाड़ों में, कन्राओं में, किसी रूप में वो कितना सदियों पड़ा रहा। उसके बाद ये मानव आया। बहुत करोड़ों करोड़ तपस्या करने के बाद हमारे पत्रकार साहब के रूप में, हम आपके रूप में खड़े हैं। ये करोड़ों 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 असंख्य कॉस्मोलॉजिकल, जिसको कहते हैं धर्म। आज धर्म के बारे में भी लोग उल्टा ले रहे हैं। उसको मजहब को धर्म कहते हैं, संप्रदाय को भी। मतलब कहने मतलब है कि बेटियों को भी आगे बढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाना है। एक बार परिचय और दे दीजिए अपने धर्म में आप, एक बार प्रतिष्ठित परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम शिवानंद चौधरी, मैं आनंद मार्ग संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिता का नाम अंशलाल चौधरी, ग्राम रानीगंज, कलावती नगर का। जी धन्यवाद।